गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के पिछली क्लासों में हमने भूकंप से जुड़ी हुई कुछ बातें पढ़ी थी, भूकंप से जुड़े हुए कुछ अध्ययन पढ़े थे। आज की इस क्लास में हम भूकंपों से होने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। भूकंप है एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदा है। इसके माध्यम से पृथ्वी के किसी भी भूभाग में हलचल या कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन के कारण पृथ्वी के बड़े विस्तृत भूभाग पर काफी सारे प्रभाव पड़ते हैं। उन प्रभावों का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहला प्रभाव जो हमें सबसे पहले महसूस होता है, सबसे पता चलता है, भूमि का हिलना। वैज्ञानिक लोग तो है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से भूकंप के आने का, भूकंप के अधिकेंद्र का, भूकंप के अवकेंद्र, फोकस, इन सभी बातों का पता लगाते हैं। लेकिन आम इंसान, आम आदमी सबसे पहले किसी स्थान पर भूकंप आया है या नहीं है, इस बात का पता उन्हें भूमि के हिलने से ही लगता है। भूमि में जो हलचल होती है, कंपन होता है, उस कंपन को ही भूमि का हिलना कहते हैं। दूसरा प्रभाव होता है धरातलीय विसंगति। धरातलीय विसंगति। धरातलीय विसंगति से तात्पर्य है भूकंपीय क्रिया के दौरान कई बार पृथ्वी की जो चट्टानें हैं वह चट्टानें टूट जाती है या उनके जो आकृति है, उनके शेप है, उन शेप में परिवर्तन आ जाता है। इस वजह से किसी स्थान पर जो सीधा सपाट धरातल है वह सीधा सपाट धरातल विसंगत रूप में उबड़ खाबड़, ऊपर ऊंचा नीचा इस अवस्था में हो जाता है। या किसी स्थान पर जो पहले से उबड़ खाबड़ या ऊंचा नीचा धरातल है वह ऊंचा नीचा धरातल हो सकता है सीधा सपाट हो जाए। तो धरातल में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो सकती है। भूकंप का तीसरा प्रभाव जो है वह है भूस्खलन या पंख स्खलन। तीसरा प्रभाव है भूस्खलन। तीसरा प्रभाव है भूस्खलन या पंख स्खलन। भूस्खलन या पंख स्खलन। भूस्खलन को मृदा अवधाव भी कहते हैं। यह होता क्या है, जैसे कोई पहाड़ी है या कोई ऊंचा टीला है या कोई पठार है, उस पठार के ऊपर जो भी मृदा, जो पर्वत है, टीला है या पठार है, उनके ऊपर जो मृदा, कंकड़ पत्थर जो पहले से ही अवस्थित है, तो भूस्खलन में धरती हिलती है। धरती पर जो कंपन होता है, भूगर्भिक हलचल होते हैं, उन हलचल के कारण उन पर पहले से अवस्थित जो मृदा होती है वह मृदा स्खलित होकर नीचे की तरफ आ जाती है, मृदा अवधाव होना प्रारंभ हो जाता है। और कई बार क्या होता है, यहाँ पे पंख स्खलन है। दूसरा पंख का अर्थ होता है कीचड़। कीचड़, पंख का अर्थ होता है कीचड़। तो इन्हीं पर्वत भूकंप की प्रक्रिया होती है। तो अगर भूकंप समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है तो वहां पर उस वजह से सुनामी की प्रक्रिया हो सकती है। सुनामी के कारण भारी बरसात होती है और भारी बरसात के कारण इन्हीं पर्वतों या ऊंचे स्थानों पर जो मिट्टी है वह मिट्टी कीचड़ का रूप लेकर नीचे की तरफ स्खलित होने लग जाती है, नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। इसी चीज को पंख स्खलन के नाम से जानते हैं। चौथा है मृदा द्रवण। तो जो भूस्खलन है उसी तरह से मृदा द्रवण है। इसमें बरसात की वजह से जो मिट्टी है वह कीचड़ की वजह और ज्यादा लिक्विडिटी ले लेती है, तरलता ले लेती है और पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ धंसती है। धरातल का एक तरफ झुकना इसका अगला प्रभाव है। एक तरफ झुकना।
धरातल का एक तरफ झुकना। तो इससे पहले हमने पढ़ा था धरातलीय विसंगति। तो धरातल का एक तरफ झुकना विसंगति का ही एक प्रारूप है। जैसे हम जानते हैं भूकंप की एक प्रक्रिया, जो भी चट्टान है उन चट्टानों के भ्रंश किनारों पर उत्पन्न होती है, और भ्रंश हम चट्टानों में जो गहरी दरार होती है उस गहरी दरार को भ्रंश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भूकंपीय प्रक्रिया पृथ्वी पर अवस्थित जो प्लेटें हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ध्रुवता मंडल है उसको के ऊपर तैरने वाली जो प्लेटें हैं, उन प्लेटों पर ही संपूर्ण पृथ्वी अवस्थित है। उन प्लेटों के टकराने से भूकंप उत्पन्न होता है। यह प्लेटें आपस में टकराकर अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया करती है। कई बार यह प्लेटें जो है एक दूसरे से जब टकराती है तो होता क्या है, एक प्लेट जो होती है दूसरी प्लेट को नीचे की तरफ अवक्षेपित कर देती है और दूसरी प्लेट ऊपर चढ़ जाती है। तो इस प्लेट के ऊपर, जैसे अभी ये दो प्लेटें आपस में टकराने के बाद एक प्लेट है वह इस दूसरी वाली प्लेट के नीचे अवक्षेपित हो गई। तो इस प्लेट के ऊपर जो भी धरातलीय आकृति बनी हुई है, जो भी धरातलीय स्वरूप बना हुआ है इस प्लेट के ऊपर, वह भी इस प्लेट के आकार के आधार पर एक तरफ झुका हुआ हो जाएगा, एक तरफ झुक जाएगा। तो यही है धरातल का एक तरफ झुकना। पांचवा कारण है, पांचवा प्रभाव है हिमस्खलन। जिस तरह से मृदा स्खलन, भूस्खलन होता है, उसी तरह से ऊंचाई वाले भाग से जो पहाड़ों पर, ऊंचाई वाले भागों पर काफी जो बर्फ जमी होती है, वह बर्फ एक साथ भूकंप, उस भूगर्भीय हलचल को सह नहीं सकती और काफी मात्रा में नीचे की तरफ खिसकने लगती है। उसी को हिमस्खलन कहते हैं। इसके अलावा धरातलीय विस्थापन अगला प्रभाव है। धरातलीय विस्थापन का तात्पर्य है जो धरातल है वह भूकंपीय क्रिया के कारण जगह जगह से टूट जाता है। जगह जगह वहां पर गहरे घर या खाइयां उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रभाव है वह है बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़ आने का खतरा। बांध या तटबंध, बांध या तटबंध टूटने का खतरा। बांध या तटबंध टूटने से बाढ़ का खतरा। हम सभी जानते हैं बांध जो होता है बड़ी बड़ी नदियों के किनारे या बड़ी बड़ी नदियों के का जल रोकने के लिए कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। बांध जो होते हैं बड़े बड़े नदियों का जल एक स्थान पर रोकने के लिए मानव द्वारा बनाई एक आकृति है, जिसमें काफी पानी भरा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब भूकंपीय घटना होती है तो हम मानव द्वारा बनाई गई उस पानी को रोकने के लिए जो दीवार होती है, जिसे हम बांध कहते हैं, वह दीवारें है टूट जाती है या क्रैक हो जाती है। तो टूटने या क्रैक होने से जो पानी स्टोर किया हुआ है उस पानी को वह दीवार काफी समय तक रोक नहीं पाती और वह पानी एक साथ किसी खुले क्षेत्र की तरफ बहता है। तो उस बांध के आसपास का जो क्षेत्र होता है वह जलमग्न होने की अवस्था में पहुंच जाता है और वहां पर बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है तटबंध। तटबंध क्या होते हैं? बांध जो होता है, बांध तो एक प्राकृतिक घटना है। बांध जो है वह तो मानव द्वारा निर्मित एक क्रिया है। नदियों का जो पानी है उस नदियों के पानी को रोकने के लिए मानव द्वारा निर्मित एक प्रक्रिया है बांध। लेकिन तटबंध क्या होते हैं? तटबंध जो होता है जो नदियां होती है जो अपने प्राकृतिक मार्ग में बहती रहती है। नदियां प्राकृतिक मार्ग में बहती रहती है। इन नदियों के किनारे बांध तो मानव बनाता है पानी को एक स्थान पर स्टोर करने के लिए, लेकिन तटबंध जो होता है, तटबंध नदियां अपने साथ प्रतिवर्ष जो मिट्टी, कीचड़, पत्थर, कंकड़ पत्थर है वो बहाकर लेकर आती है। उन कंकड़ पत्थर मिट्टी को अपने किनारे की तरफ छोड़ते हुए चलती है। उन
किनारों की तरफ छोड़ते हुए चलती है। उससे क्या होता है, इन नदियों का जो मार्ग होता है, उस नदियों के मार्ग के आसपास एक दीवार जैसी आकृति बन जाती है। तो ऊंचाई में तो काफी कम होती है, लेकिन यह जो दीवार की जैसी जो आकृति बनती है वह प्राकृतिक तटबंध कहलाती है, क्योंकि यह मानव ने नहीं बनाया, यह नदी ने स्वयं बनाया है। तो कई बार क्या होता है, अब नदी ने ये जो तटबंध बनाया है, नदी की ये मजबूरी हो सकती है, जो उसने स्वयं के किनारों पर जो कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए हैं उसकी वजह से नदी का एक मार्ग निश्चित हो गया और उस मार्ग में हमेशा बहेगी। ठीक है, तो इसका आसपास का जो क्षेत्र है वह इस पानी से के खतरे से बचा रहता है। लेकिन बाढ़ जब भूकंपीय घटना होती है तो यह जो प्राकृतिक तटबंध है यह कई बार टूट जाते हैं और यह नदी का जो पानी है वह आसपास के इस क्षेत्र में इस तरह से फैलने लग जाता है। तो आसपास के क्षेत्र में इस तरह से फैलने के कारण उस क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। अगला जो भूकंप का प्रभाव है, भूकंप के प्रभाव में आग लगना, हम सभी जानते हैं। अब आपके दिमाग में होगा भूकंप से आग कैसे लगती है, तो आपको बता दूं, भूकंपीय प्रक्रिया के दौरान कई बार क्या होता है, जब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग में इन चट्टानों में जब दरार उत्पन्न होती है, दरार उत्पन्न होने से भूकंप आता है। अब दरार उत्पन्न हुई है तो कई बार क्या होता है, इस दरार के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो अत्यधिक दाब है और अत्यधिक गर्मी, ताप और दाब अत्यधिक मात्रा में है, तो जब तक यहाँ पर यह दाब पूरा लगा हुआ है तब तक तो अंदर का जो भाग है, आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं वह लगभग ठोस अवस्था में रहती है, क्योंकि जितना अधिक दाब होगा उतना ही चट्टानों का जो गलनांक बिंदु है वो भी हाई होगा। लेकिन इस दरार के कारण भूकंप उत्पन्न हुआ है और इस दरार के कारण जब भूकंप उत्पन्न हुआ है, इस दरार के कारण नीचे के क्षेत्र का जो दाब है वह विमुक्त हो गया है इस दरार के माध्यम से। इस दरार के माध्यम से जब दाब विमुक्त हो गया है तो आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं उनका गलनांक भी कम हो गया और आंतरिक भाग में ताप ज्यादा है। तो यहाँ पर ताप कम होने के कारण, ताप तो उतना ही है, लेकिन दाब कम होने के कारण यह आंतरिक भाग है यह द्रव अवस्था में आने की कोशिश करता है और इसके माध्यम से ज्वालामुखी की क्रिया उत्पन्न होती है। तो कई बार भूकंप के कारण ज्वालामुखी की क्रिया भी घटित होती है और कई बार ज्वालामुखी के कारण भूकंप की क्रिया घटित होती है। तो दोनों ही माध्यम से, अगर ज्वालामुखी के कारण भूकंप आया है तो तप्त लावा के कारण आग लगने का खतरा होता है, या भूकंप के कारण ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण पृथ्वी के भूगर्भ से जो तप्त गर्म मैग्मा बाहर निकलता है, जो बाहर निकलते लावा का रूप लेता है, उसकी वजह से आग लग सकती है। इसके अलावा इमारतों का टूटना या मानव द्वारा निर्मित ढांचों का ध्वस्त होना, इमारतों का टूटना, या ढांचागत जो भी अवस्थिति मानव द्वारा निर्मित है उनका टूटना, क्षतिग्रस्त होना भी भूकंप का एक प्रभाव है जो हम देखते रहते हैं। इसके अलावा वस्तुओं का गिरना, सबसे इसी कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट है सुनामी। सुनामी वैसे जापानी शब्द है, सुनामी जो है जापानी शब्द है। सुनामी क्या होता है, यह भूकंप का सीधा सीधा प्रारूप नहीं होकर यह भूकंपीय सुनामी होती क्या है, भूकंप जब भी कभी किसी स्थान पर भूकंप आता है तो आवश्यक नहीं है सुनामी आए, लेकिन अगर भूकंप का अधिकेंद्र, क्या भूकंप अधिकेंद्र, ध्यान रखना, भूकंप अधिकेंद्र भूकंप अधिकेंद्र अगर सागरीय क्षेत्र में है, अगर भूकंपीय अधिकेंद्र सागरीय
सागरीय क्षेत्र में हलचल उत्पन्न होगी, और सागरीय क्षेत्र में जो सागरीय तल है, और सागरीय तल में जब सागरीय तल में हलचल उत्पन्न होगी तो वहां पर पानी की जो लहरें है वह लहरें काफी ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होगी, और पानी में की जो ये लहरें ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है एक चक्रवात का रूप लेने लग जाती है। ये ऊंची ऊंची जो लहरें होती है उन्हीं को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। और यह जो सुनामी होती है यह भूकंप के दौरान अगर सागरीय क्षेत्र में अधिकेंद्र है तो यह सुनामी भूकंप से भी ज्यादा नुकसानदायक होती है। हालांकि जो भूकंपीय क्षेत्र है उस भूकंपीय क्रिया के कारण कंपन जो है, कंपन सागरीय क्षेत्र में कंपन मात्र 6 सेकंड तक होता है, और 6 सेकंड में इतनी जान माल की हानि होती है। और 6 सेकंड का जो कंपन होता है वह कंपन भी 5 रिक्टर स्केल पर 5 रिक्टर स्केल पर 5 पॉइंट की तीव्रता लिए होता है। अगर यह 5 पॉइंट से अधिक तीव्रता का भूकंप का अधिकेंद्र कोई सागरीय क्षेत्र है तो हम उससे उत्पन्न हुई तबाही का अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा भूकंपों के प्रमुख प्रभाव। ठीक है, अगली क्लास में हम इसी का जो भूकंप है, भूकंपों से जुड़ी हुई अन्य क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।